हे गाइस, दिस इज एके एंड वेलकम टू दिस चैनल चौधरी ज्ञान। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में अपन लोगों ने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इनके बारे में पढ़ा था। और ये मैंने बताया था कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो तो वो टेंजेंट के अलोंग रहती है ना, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग रहती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अगली चीज। हेडिंग डालो, एक्सेलरेशन। तो कोई पार्टिकल की पाथ बनाए फिर से। एक पार्टिकल मान लो यहां से यहां पर गया, ठीक है। यहां पर ऑब्जर्वर है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा r1 वेक्टर, और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा r2 वेक्टर। इस ऑब्जर्वर के पास मैंने बताया था एक घड़ी है जिसमें टाइम देख पाता है। तो ये ऑब्जर्वर ना पार्टिकल को चलते हुए देख रहा था, लेकिन अब ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहा है। तो मान लो इस ऑब्जर्वर ने एक पॉइंट देखा यहां, ए पॉइंट। इस ए पॉइंट पर जो टाइम की वैल्यू थी वो थी t1, ठीक है, जब इसने ए पॉइंट पर देखा पार्टिकल को। अच्छा, इस पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, टेंजेंट के लॉन्ग, मतलब ऐसे। इसको v1 वेक्टर लिख दे। फिर चलता रहा और यहां पर पहुंचा पार्टिकल, यह है बी पॉइंट। यहां पर जो टाइम की वैल्यू है वो है t2, मतलब t2 टाइम पर पार्टिकल यहां पहुंचा। अब इस ऑब्जर्वर ने फिर से इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी, तो वो कैसे निकलेगी, टेंजेंट के अलोंग, v2 वेक्टर। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वर कहेगा कि भाई टाइम t इज इक्वल टू t1 पर, t इज इक्वल टू t1 पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन वो किस तरफ है, या कितनी है, इतनी है। और टाइम t इज इक्वल टू t2 पर, ये v कुछ भी हो सकता है, 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरह से। और टाइम t इज इक्वल टू t2 पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है v2 वेक्टर। तो इस ऑब्जर्वर ने अब एक नई चीज बनाई। इसने कहा कि मैं एक नई चीज बनाता हूं, एक्सेलरेशन। लेकिन चूंकि मैं किसी टाइम इंटरवल में देख रहा हूं, तो मैं कौन सा वाला एक्सेलरेशन देख रहा हूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कहेगा कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ये आदमी सोचेगा कि यार मैंने एक नया टर्म तो बना लिया, अब इसकी मैं डेफिनेशन क्या लिखूं। तो ये उसकी डेफिनेशन लिखेगा एवरेज एक्सेलरेशन की, कि इट इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर
पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये उसने डेफिनेशन दी। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से वो सोचेगा कि मुझे ये पता करना है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी वेक्टर में कितना चेंज आया होगा। अभी कितना टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल इतना, तो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में वेलोसिटी वेक्टर में कितना चेंज आया होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो यूनिट टाइम में वेलोसिटी वेक्टर में कितना चेंज आया होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय t2 माइनस t1, है ना। तो ये जो चीज हुई v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, इसको हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। v2 माइनस v1 डिवाइड बाय क्या चीज, हाँ लिख सकते हैं ना, लिखते हैं अभी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको लिख सकते हैं चेंज इन v वेक्टर अपॉन चेंज इन t, तो a एवरेज हो गया डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ठीक है भाई, यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो तुमको अंदाजा होगा कि जैसे अपन ने हर चीज के लिए ऐसा लिखा कि अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो एवरेज नहीं कहेंगे इसको, फिर इंस्टेंटेनियस कहेंगे, है ना। तो अब मैं देखो इस केस में क्या है, मैं देखता हूं अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। इसी डायग्राम में चेंज इन वेलोसिटी अभी तो अपन कुछ देख सकते हैं क्या होगा, पर बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हर किसी भी टाइम पर यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो टेंजेंट बनानी पड़ेगी पाथ की। तो मैंने कहा यार ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर टेंजेंट, अच्छा कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट और एक इसको बगल में ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दें तो वो ऐसे दी जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट पर यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दें तो वो इस तरह से दी जाएगी, है ना। देखो इस केस में फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए ले रहे हैं, है ना। तो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन चेंज हो तो भी चेंज हो जाएगी। मतलब छोटे से टाइम इंटरवल में भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। कोई डाउट? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तब होगा जब जिस टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन निकाला जा रहा है वो बहुत छोटा हो। मतलब ये लिखते हैं देखो कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। अगर इनके साथ ये कंडीशन लगा दी जाए कि टाइम बहुत छोटा है, मतलब लिमिट है ना, LIM, ठीक है। ये LIM तो लिखते हैं अपन को, वैसे इसका पूरा वर्ड होता है लिमिट। डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब इस तरफ लगाओगे तो इधर भी लगानी पड़ेगी, है ना, दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन यदि हम इस कंडीशन के साथ निकालें कि जिस टाइम इंटरवल के लिए निकाला जा रहा है वो बहुत छोटा है,
तो ये एवरेज एक्सेलरेशन किस में बदल जाता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ए है तो एक्सेलरेशन, लेकिन एवरेज नहीं है, तो सिर्फ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। यदि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो डेल्टा टी को क्या लिखते थे? डी टी। डेल्टा वी वेक्टर को क्या लिखते थे? तो ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखते हैं क्यों। ये चीज ठीक है। देखो, पार्टिकल एक पाथ पे चल रहा था, पाथ इस तरह से। अब मैं ये सब पोजीशन वेक्टर वेक्टर नहीं बना रहा, बस ऐसे एक पाथ बना रहा हूं। ठीक है, ये पाथ है, इसमें दो मैं छोटे बिल्कुल बगल बगल में टाइम इंटरवल लेता हूं, सॉरी पॉइंट्स लेता हूं। एक ये पॉइंट और एक बिल्कुल इसके बगल में पॉइंट। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो चल नहीं रहा, किसी कर्व्ड पाथ में चल रहा है। तो इस पॉइंट पर इस तरह से होगी वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर ऐसे होगी वेलोसिटी, है ना। मतलब बहुत जरा से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हो गई। इसको अपन लिखते हैं v1 वेक्टर, इसको लिखते हैं v2 वेक्टर। अब एक्सेलरेशन को अगर देखें, एक्सेलरेशन होता है dv, मतलब चेंज इन v, चेंज इन v। मतलब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो होगा जो कि नहीं, वो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन था। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज इक्वल टू, देखो जब हम चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। मतलब इस चीज का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो कि चेंज इन वेलोसिटी का हो। ठीक है, तो मैं यहां पर चेंज इन वेलोसिटी बना के देखूं, देखना v1 ऐसी लाइन है, तो एक ऐसी लाइन बनाता हूं मैं, ये v1 है। ठीक है, ये मैं कौन से वाले एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं यहां पे? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये v1 है। अच्छा, v2 बनाए तो v2 कैसे बन रहा है? v2 कुछ इससे ऊपर है थोड़ा सा, है ना। ये हो गया v2। अब मुझे ये निकालना है। देखो, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है तो मैं कहूंगा ऐसा करते हैं, v2 माइनस v1 का डायरेक्शन निकालते हैं। जो डायरेक्शन v2 माइनस v1 का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। तो ये निकालना है अपन को, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। इसको अपन लिख सकते हैं v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, ये लिखा जा सकता है। अब यहां पर देखना, v2 तो एज इट इज यही है, यहां पर v1 नहीं लिखना, यहां पर अपन को क्या लिखना है? माइनस v1। तो किसी वेक्टर का माइनस करने के लिए क्या करें? डायरेक्शन पलट दें। तो इस वेक्टर को इसकी जगह ऐसे उल्टा बना दें। तो उल्टा अगर बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, इसकी लेंथ कितनी है? इतनी, इसकी लेंथ भी इतनी होनी चाहिए। ये हो जाएगा v1 वेक्टर, बताओ, सॉरी ये हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर। अब ये जो v2 वेक्टर है और ये जो माइनस v1 वेक्टर है, अपन को इन दोनों को ऐड करना है, v2 वेक्टर को और माइनस v1 वेक्टर को। ठीक है, तो ऐड करने के लिए कुछ ऐसा कभी पढ़ा हो कि कुछ ट्राइंगल लॉ होता है, पैरेललोग्राम,
लॉ, मतलब उसमें अपन क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, है ना। तो पैरेललोग्राम यदि बनाए तो वो कुछ ऐसे एक बनाया, ऐसे एक बनाया, ये आया पैरेललोग्राम की। तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर हुआ वो ये हो गया, मतलब v2 माइनस v1 वेक्टर ये हो गया। ठीक है। तो ये वेक्टर हुआ अपना v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब देखना, यहां बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल की बात की जा रही है। तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, और हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो कि चेंज इन वेलोसिटी का हुआ। अब चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा आ रहा है, ये मतलब इस पाथ में अगर देखा जाए, देखना इस पाथ को देखना भाई, पहले वेलोसिटी थी ऐसे, कुछ एक्सेलरेशन होगा, इसी की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये मतलब ऐसा आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा कि नहीं। ये कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस। मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है और एक्सेलरेशन वेक्टर कैसा है, ऐसा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हो वही डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया, हुआ क्लियर? ठीक है। और देखना एक चीज, यहां पर जो एक्सेलरेशन है क्या ये वेलोसिटी की ही तरफ है, नहीं। और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, हो रहा है। ठीक है, चलो इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज लिख लो, when a particle moves in a curved path, ये कर्व्ड पाथ है, ठीक है, जो मुझे यहां से मिल रहा है मैं उसको लिख रहा हूं। when a particle moves in a curved path, the direction of instantaneous velocity and instantaneous acceleration are different, है ना। The direction of instantaneous velocity and instantaneous acceleration are different. Curved path. अब अपन क्या करते हैं, पार्टिकल को ना स्ट्रेट पाथ में चलाते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं भाई, कर्व्ड पाथ की बात हो गई, अगर पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ में चलाएं, मतलब ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट, और पार्टिकल ऐसे चल रहा है। स्ट्रेट पाथ में होता है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, ऐसे चल रहा है पार्टिकल, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर दो पॉइंट लें अगल बगल, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट पर अपन टेंजेंट बनाए तो वो कैसी बननी चाहिए, स्ट्रेट इसी तरह से, है ना। और अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाए तो वो कैसी बननी चाहिए, सेम बननी चाहिए। मतलब इस केस में क्या हुआ, जो वेलोसिटी है ना उनका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, और ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो तो मैग्नीट्यूड सेम हो। लेकिन अपन कहते हैं भाई, मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है v1 वेक्टर और ये है फाइनल वेलोसिटी v2 वेक्टर, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो होगा जो कि v2 माइनस v1 का हो। अब यहां पर मैं v2 बनाऊं, v2 कैसे है, या v1 बनाऊं, v1 ऐसे है, और v2 कैसे है, ऐसे ही है v2। अब यार एक्चुअली क्या है ना, दो चीजें हो सकती हैं,
एक चीज तो ये हो सकती है कि V2 की लेंथ V1 की लेंथ से ज्यादा हो, मतलब V2 V1 से बड़ा हो, और एक चीज ये भी हो सकती है कि V2 की लेंथ V1 से छोटी हो, है ना। तो ये केस तो हो गया कि V2 की लेंथ V1 से बड़ी है। एक और केस इसके बगल में बना देते हैं कि ये V1 है और V2 ये है, ठीक है। दोनों ही केसेस में अपन को एक्चुअली V2 माइनस V1 करना है। तो V2 माइनस V1 करने के लिए अपन पहले V1 को उल्टा कर देते हैं, है ना, माइनस V1। तो माइनस V1 कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, लेकिन छोटा बनेगा इस केस में। पहले केस में V1 ये माइनस V1 छोटा बनेगा, दूसरे केस में जो माइनस V1 होगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो होता है जो V2 प्लस माइनस V1 इसका होगा। इस केस में एक ये V2 वेक्टर है, ये माइनस V1 वेक्टर है, दोनों अपोजिट है, तो रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ आएगा, आएगा मतलब किस तरफ आएगा रिजल्टेंट इस केस में, इस तरफ, है ना, V2 माइनस V1। अच्छा, इस केस में रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, हो रहा है क्लियर। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस V2 माइनस V1 की तरफ होता है, होता है। मतलब पहले केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, पहले केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है। अब देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी V1 है, कुछ एक्सेलरेशन लग रहा होगा तभी वेलोसिटी चेंज होकर V2 हो गई। यदि केस पहला होता, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होती, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होता, इस तरफ। अगर दूसरा केस होता कि फाइनल वेलोसिटी कम होती इनिशियल से, तो ये वाला होता। चाहे जो भी हो, देखो चाहे जो भी हो, हमेशा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही लाइन में लग रहे हैं, मतलब इनका जो डायरेक्शन है या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कहते हैं इसको, कि भाई लाइन तो सेम है लेकिन, है ना, कर्व्ड और स्ट्रेट में डिफरेंस समझे। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया, तो लिख लो इसके बाद कि व्हेन अ पार्टिकल moves in a straight line, the acceleration, ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार ना इंस्टेंटेनियस नहीं बोलता, तो इसलिए मैं एक्सेलरेशन ही बोलूंगा, ठीक है। ऐसा ही कन्वेंशन है कि अगर कभी इंस्टेंटेनियस हो ना तो उसको आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन बोलें, जहां एवरेज लेना हो वहां एवरेज एक्सेलरेशन बोले। तो क्या लिखा अपन ने, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर आइदर पैरेलल टू ईच अदर और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या है ना, ये यार काइनेमेटिक्स की ना आत्मा है, ये याद रखना, ये एक्सेलरेशन, ये वाली चीजें, ठीक है। अगर अपन को ये चीजें समझ में आ गई ना तो पूरी काइनेमेटिक्स बहुत आसान हो जाती है। होता क्या है, अपन को स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आती, बस अपन को एक्सेलरेशन पढ़ा दिया जाता है, ये होता है, वेलोसिटी पढ़ा ये होती है, ये नहीं पढ़ाया जाता कि आखिर इनमें रिलेशन क्या है। देखो जैसे हमें रिलेशन समझ में आ रहा है, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है तो पार्टिकल कर्व में चलेगा। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है या बिल्कुल उल्टा है तो स्ट्रेट में चलेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन कुछ केसेस करते हैं, जैसे केस 1, केस 1
मान लो मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है ना उसको थीटा मान लू, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच के एंगल को थीटा मान लू। तो केस 1 लेते हैं कि यदि थीटा 0 के बराबर हो तो क्या होगा। यदि थीटा 0 के बराबर हो तो क्या होगा, डायग्राम बनाएं। ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है ना, यही केस है, दोनों के बीच थीटा 0। इस केस में पार्टिकल कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में। मतलब क्या इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो मैं हमेशा ना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है यार, इसलिए डायरेक्शन ऑफ v क्या, सेम। ठीक है, ये हो गया केस 1। केस 2 की बात करें, देखो केस 2 थोड़ा सा लॉजिकल है। केस 2 कि थीटा 0 नहीं है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। ठीक, तो वेलोसिटी अपन ऐसे बना दें, और एक्सेलरेशन इस तरह से बना दें। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये वेलोसिटी के साथ कुछ थीटा एंगल बनाता है। तो इस एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, हो सकते हैं। एक वो जो कि वेलोसिटी के अलोंग है, a cos थीटा, और एक वो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, a sin थीटा। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो पार्टिकल की पाथ अपन बना रहे हैं उसको हमेशा टेंजेंट है ना, v। यदि हम एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट निकालें जो कि वेलोसिटी की तरफ हो, तो ये कंपोनेंट भी टेंजेंट ही होगा। भाई समझो, देखो यहां बनाता हूं, पार्टिकल की पाथ इस तरह से है, ठीक है, वेलोसिटी किसी पॉइंट पर ऐसे है, और एक्सेलरेशन इस तरह से है, और ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ए का जो कंपोनेंट ये वाला होगा, ये भी तो टेंजेंशियल ही आ रहा है, और ये वाला आ रहा है टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाला, इसको अपन कहते हैं नॉर्मल। एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है नॉर्मल। तो इस ए के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो a cos थीटा है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो a sin थीटा है उसको हम कहते हैं
नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। अब सोचो, ये a cos थीटा वेलोसिटी के ही अलोंग लाई करता है। वहां पर जो अपन कह रहे थे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में था, उस केस में भी जो एक्सेलरेशन था वो वेलोसिटी के ही अलोंग लाई करता था। वो एक्सेलरेशन क्या कर पाता था? मैग्नीट्यूड को, है ना, डायरेक्शन को कुछ नहीं करता था। मतलब ये a cos थीटा क्या कर पाता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर पाता है। समझे? यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, जिसको अपन लिख सकते हैं at या a cos थीटा, ये क्या कर सकता है? इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इस केस में क्योंकि उसी की तरफ है ना, है ना, तो a sin थीटा भी यार वेलोसिटी, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है an, a sin थीटा। देखो यार, अब मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया, तो एक ही चीज बची चेंज करवाने को, डायरेक्शन। तो ये a sin थीटा क्या कर पाएगा? चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आया समझ में? तो यदि एक्सेलरेशन कुछ थीटा एंगल पर हो, तो उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलते हैं। ठीक है। अब यदि थीटा 90 से छोटा हो, तो ये उसी तरफ आएगा जिस तरफ वेलोसिटी है। तो इस केस में अगर अपन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीजेस। आया समझ में? और डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन कोई बढ़ता या कम तो नहीं होता है ना, तो डायरेक्शन चेंजेस। इसमें कोई डाउट हुआ? क्लियर हुआ? केस 3 करें। केस 3 कि जो एक्सेलरेशन है वो, अरे यार एक्सेलरेशन नहीं, जो थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो इस केस में बताओ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन, यदि डायग्राम बनाऊं मैं, तो वेलोसिटी ऐसी और एक्सेलरेशन ऐसा। अब इस केस में बताओ क्या कोई टेंजेंट वाला कंपोनेंट मिल रहा है? सोचो, अगर अपन ऐसे करें तो वो a cos 90 होना चाहिए, और cos 90 तो 0 होता है, तो टेंजेंट वाला तो कंपोनेंट मिल नहीं रहा। सिर्फ जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मतलब सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं कर सकता, है ना, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इस केस में कि द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, है ना, एंड द डायरेक्शन चेंजेस। ये लिखा जा सकता है। कोई डाउट? अब तो मेरे ख्याल में आसान हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। केस 4 लेते हैं। केस 4, केस 4 है कि थीटा 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। मतलब अगर डायग्राम बनाया जाए तो वो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा।
ये हो गई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये हो गया, है ना, दोनों के बीच का एंगल ये। अब यार थीटा 90 से बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो आएगा ये वाला इस तरफ, है ना, वेलोसिटी के अपोजिट, ये भी टेंजेंशियल ही है, टेंजेंट के अलोंग होगा, और ये नॉर्मल, समझ लो। तो अब मैं क्या करता हूं, इनको लिख देता हूं ए टी टेंजेंशियल कंपोनेंट, और इसको नाम दे देता हूं ए एन नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आया? तो इस केस में तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का? बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन के साथ तो खैर सिर्फ ये रहता है कि चेंज हुआ या नहीं हुआ। और लास्ट केस है केस 5। केस 5 कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यदि थीटा 180 डिग्रीज के बराबर हुआ तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, ये V और ये A। तो इस केस में क्या लगता है कौन सा वाला एक्सेलरेशन है और कौन सा नहीं है? नॉर्मल नहीं है और टेंजेंशियल है, तो मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा और डायरेक्शन सेम। अब अगर हमें कभी भी किसी भी जगह वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिया हो तो हम ये बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा, है ना, मतलब नहीं बढ़ेगा कम होगा, डायरेक्शन चेंज होगा नहीं चेंज होगा, बता सकते हैं। कोई डाउट? कर लो कॉपी। कर लिया? ठीक। तो अब क्या है, अब हम इसमें ना एक्चुअली क्या है, ये दो चीजें हैं। एक वो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, उसको अपन पढ़ते हैं आगे जाकर एक टॉपिक में जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। ऐसे घूमती है बॉडी, ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक केस होता है कि डायरेक्शन चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो सोचो ऐसे चल रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो ऐसे चलती रहेगी, तो ये कौन सा मोशन हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको भी करते हैं अपन। तो इसी के बेसिस पर ना पूरी काइनेमेटिक्स है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन मतलब डायरेक्शन चेंज हो। अब डायरेक्शन चेंज होने के साथ क्या क्या हो सकता है कि डायरेक्शन तो चेंज हुई, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो मैग्नीट्यूड ना चेंज हो। तो दो तरह के सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालो, स्ट्रेट लाइन मोशन। हो रहा है क्लियर? स्ट्रेट लाइन मोशन। जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन सिर्फ तभी हो सकता है जब एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज हो। बिल्कुल सही बात है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कब चेंज नहीं होगा? जब एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी की तरफ हो या वेलोसिटी के अपोजिट हो। दो ही केस हो सकते हैं।
है ना। तो इन दिस केस मैं लिख देता हूं, इन दिस केस एक्सेलरेशन is always along या opposite to velocity। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग या फिर अपोजिट टू वेलोसिटी, दो ही केस हो सकते हैं, है ना। मतलब जिस लाइन में पार्टिकल चल रहा है उसी लाइन में वेलोसिटी रहे और उसी लाइन में एक्सेलरेशन रहे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को अपन ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक अपन ने किया है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक हम लोगों ने किया है मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहले अपन लोग एक्स एक्सिस पढ़ेंगे, फिर अपन लोग वाई एक्सिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालें मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। देखो इसका मतलब बॉडी एक्स के अलोंग चल रही है। अब अगर बॉडी एक्स के अलोंग चल रही है तो पहले तो अपन कोऑर्डिनेट्स बना दें। कोऑर्डिनेट्स बनाना थोड़ा सही रहेगा। ये हुआ, है ना, ये हुआ एक्स एक्सिस। मतलब बॉडी या तो ऐसे चल सकती है या ऐसे चल सकती है, मतलब मुड़ भी सकती है, ऐसे चल के ऐसे चल जाए, लेकिन इधर इधर नहीं जा सकती, है ना, ऐसी चलती रहेगी। मतलब जो वेलोसिटी है वो भी या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। जो एक्सेलरेशन है, चूंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो वो या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, है ना। समझ में आया। मतलब इन दिस केस द पोजीशन, velocity and acceleration are all directed along the x axis। मतलब r वेक्टर, v वेक्टर और a वेक्टर, ये सब के सब सिर्फ नहीं, सेम x एक्सिस, है ना। अब पॉजिटिव x नेगेटिव x तो हो सकता है। अब देखो एक चीज बताओ, मान लो पार्टिकल यहां है, मान लो यहां है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0। अपन लोग ये जानते हैं कि यार ऑब्जर्वर हमेशा ओरिजिन पर रहता है, तो ऑब्जर्वर हमेशा ओरिजिन पर है और ओरिजिन से वो इस पार्टिकल को देखेगा। तो वो जो पोजीशन वेक्टर बनाएगा वो पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा, बनेगा। अब इस पोजीशन वेक्टर देखो हमेशा ना आई कैप ही हो सकता है एक्स के अलावा, यानी कि इस केस में पोजीशन वेक्टर होगा 3i कैप। अगर पार्टिकल थोड़ा और आगे हो, मान लो 5,0 पर, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 5i कैप, ठीक। अगर मान लो पार्टिकल यहां कहीं हो, -4,0 पर, तो जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। कितना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, -4 है, किस तरफ, इस तरफ, मतलब -4i कैप। तो हम ये कहेंगे कि देखो यार एक्चुअली बार बार आर वेक्टर लिखने से कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, बस क्या है आई कैप ही तो ऐड हो रहा है, बाकी तो आप लिख क्या रहे हो, आप तो कोऑर्डिनेट्स ही लिख रहे हो पार्टिकल की, है ना। तो अगर मान लो
मैं तुम्हें ये बताने की जगह मैं तुमसे कहूं यार पार्टिकल 3i कैप पर है, उसकी जगह मैं तुमसे ये कह दूं यार पार्टिकल ना अभी 3,0 पर है, तो भी तुम समझ जाओगे कि पार्टिकल कहां है ना। अगर मैं तुम्हें ये कहने की जगह कि पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स -5i कैप है, पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर -5i कैप है, तुमसे ये कहूंगी यार पार्टिकल -5 पर है, तो भी तुम समझ जाओगे। यानी कि देयर इज नो नीड फॉर आर वेक्टर राइट नाउ। तो आर वेक्टर की जगह आप किसका इस्तेमाल करें? एक्स का इस्तेमाल कर लें, मतलब एक्स का क्या, एक्स कोऑर्डिनेट का, है ना। समझ पा रहे हो? तो अब से मैं क्या करूंगा, जब भी मैं मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस पढ़ूंगा ना, तो आर कैप इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं हमेशा एक्स इस्तेमाल करूंगा। अब बात आती है देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होगा, लेकिन इस केस में हम जानते हैं डायरेक्शन या तो इधर होगा या इधर होगा। यदि मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल ऐसे यहां पे है, इस तरफ जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो अपन पार्टिकल की वेलोसिटी को कहेंगे कि यार मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्टेड है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 5i कैप, है ना। और अगर पार्टिकल यहां कहीं है लेकिन इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो हम कहेंगे कि -2i कैप। यहां भी तुम सिर्फ वेक्टर के लिए i कैप या -i कैप का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर उस i कैप को हटा दो और ये कह दो यार पार्टिकल की वेलोसिटी +5 है, तो हम कहेंगे यार +5 मतलब पॉजिटिव के अलोंग जा रहा है। अगर पार्टिकल की अपन कहते हैं वेलोसिटी -3 है, तो मतलब पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। मतलब अब क्या है, v वेक्टर की जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ v की है। लेकिन v को आप, v मतलब स्पीड, ठीक है, सिर्फ स्पीड बताने की जरूरत है, लेकिन स्पीड को ना साइन के साथ बताएं। यदि +x में जा रहा हो तो कहते हैं प्लस स्पीड है, यदि नेगेटिव x की तरफ जा रहा हो तो लिख दें माइनस स्पीड है। तो यानी v विथ साइन, है कि नहीं, v को साइन के साथ। और यही सारी चीजें एक्सेलरेशन पे हो जाएंगी। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ होगा तो उसको प्लस दे सकते हैं, इस तरफ होगा तो माइनस दे सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की जगह भी सिर्फ a इस्तेमाल करेंगे विथ साइन। कोई डाउट? हुआ क्लियर? आया ना समझ में? ये सारी, ये वेलोसिटी या ये एक्सेलरेशन कौन से हैं? एवरेज हैं कि इंस्टेंटेनियस हैं? सब इंस्टेंटेनियस है ना। किसी भी पॉइंट पर ही बताया जा रहा है यार इतनी वेलोसिटी, इतना एक्सेलरेशन, यानी द वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस। तो यदि ये सब इंस्टेंटेनियस हैं तो एक फॉर्मूला था ये वाला, फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन में मैंने तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया था। क्या था वो? dr/dt, है ना। अगर इसको इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अपन ने कहा था v वेक्टर को आप क्या लिख दें? सिर्फ v लिख दें। r वेक्टर की जगह क्या लिख दें? x लिख दें। तो यदि v वेक्टर की जगह v लिख दें और r वेक्टर की जगह x लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू dx/dt। ये चीज क्लियर हुई? v वेक्टर इज इक्वल टू dx/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला याद है? a वेक्टर इज इक्वल टू क्या? dv/dt था। यहां भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ऊपर से वेक्टर हटा दें और साइन के साथ लिखें, है ना। तो a इज इक्वल टू dv/dt। इसमें कोई डाउट? ठीक है, आया समझ में? आया? दो चीज,
तो इन दोनों को हम लिख देते हैं फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन, फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब A इज इक्वल टू dv बाई dt, v इज इक्वल टू dx बाई dt। A इज इक्वल टू है देखो dv बाई dt। अगर मैं ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं, ठीक, मैं क्या कर रहा, एक और फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर इस पार्ट को देखूं तो ये क्या है, v है ना, तो a क्या हो जाएगा, देखो v और बचा क्या क्या, dv बाय dx। तो ये भी होगा क्या, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कुल मिलाकर कितने फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन आए, 3 फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन आए, ठीक है। एक है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक है a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, एक है a इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स। कोई डाउट, ठीक है, आया समझ में, कर लिया, कॉपी कर लिया। अच्छा, थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आती है हल्की फुल्की, नहीं आती, अच्छा चलो ठीक है, तो हम बिना इंटीग्रेशन के करने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम इस्तेमाल करूं, हाँ बताऊंगा, पर जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है ना, एक्चुअली उसके लिए हमको इंटीग्रेशन आना जरूरी है। भाई 2 तरह से डेरिवेशन है, एक है विथ इंटीग्रेशन, एक है विदाउट इंटीग्रेशन। विदाउट इंटीग्रेशन के लिए हम ग्राफ्स पढ़कर इंटीग्रेट फिर करते हैं, फॉर्मूले निकालते हैं। तो यदि तुम्हें इंटीग्रेशन अभी नहीं आती, तो जब तक तुम मैथ्स में नहीं कर लेते इंटीग्रेशन, नहीं इसी कोर्स में होगा ना अभी, हाँ, तो तब तक मैं तुम्हें अभी के लिए बिना उसके करना दिखाता हूं, ठीक है। देखो, जो ये तो सारी चीजें हैं, इनके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ना एक स्पेशल केस लेते हैं, एक स्पेशल केस ये कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी हेडिंग मत डालो, ठीक है, उससे पहले हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हेडिंग डालो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में एक पार्टिकल चल रहा है, हम ये देखेंगे अलग अलग टाइम पर उसका एक्सेलरेशन क्या क्या है और उसकी वैल्यू लिखते जाएंगे। चूंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो डायरेक्शन तो या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, यानी या तो प्लस होगा या माइनस होगा। मतलब एक्सेलरेशन को अगर मैं एक ग्राफ इस तरह का बना दूं, इस तरह का, तो अगर मैं इस ग्राफ में देखो ऊपर की तरफ कोई पॉइंट मार्क कर रहा हूं, तो इस ग्राफ का मतलब यह है कि भाई टाइम की किसी वैल्यू पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब इस तरफ है एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह नहीं कि पार्टिकल इधर जा रहा है, क्योंकि पार्टिकल किस तरफ जाता है ये तो वेलोसिटी से पता चलता है, ठीक है।
अगर मैं यहां कहीं प्लॉट कर दूं तो इसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब इस तरफ है। ठीक है, तो मान लो हमने कोई भी ऐसा ग्राफ बनाया नॉर्मल सा, वो इस तरह का बना, ये ग्राफ। इस ग्राफ से मुझे क्या पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। अलग अलग टाइम पर एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यू है ना? ठीक है, अब अगर अलग अलग टाइम पर एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ये हम किस तरह का एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं? नहीं, वो सही है, सही कह रहा हूं, पर ये हम किस तरह का एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं? अलग अलग टाइम पर यदि अलग अलग एक्सेलरेशन है तो इंस्टेंटेनियस दिखा रहे हैं कि एवरेज दिखा रहे हैं? इंस्टेंटेनियस दिखा रहे हैं। अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ग्राफ है तो ये ग्राफ इस फॉर्मूले को ओबे करता होगा या नहीं? है ना? तो अगर मैं dt को इधर ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, a dt इज इक्वल टू dv। ठीक है, अब a मतलब एक्सेलरेशन, dt मतलब छोटा सा चेंज इन टाइम, है ना? छोटा सा चेंज इन टाइम। तो ऐसा करते हैं, यहां पर मैं एक t लेता हूं, ठीक है? इस t पर मैं एक्सेलरेशन प्लॉट करता हूं तो कैसा आएगा? ये आएगी वैल्यू एक ही, एक t पर, किसी t पर, है ना? अच्छा, t से थोड़ा सा आगे चले तभी वो dt आ जाएगा, तो t से थोड़ा सा अपन आगे चले, जरा सा, तो ये जो बीच का इंटरवल है यही dt है। अब यदि ये t है और बीच का इंटरवल dt है तो अगला टाइम कौन सा होना चाहिए? हाँ बोलो, t प्लस dt, बिल्कुल सही बात है भाई, ये t है, ये जो इंटरवल है ये dt है, तो ये टाइम हो जाएगा t प्लस dt। ठीक है ना? इस पर भी देखें, ठीक है भाई? अब देखना, ये जो है ना, ये एक रेक्टेंगल सा बन रहा है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ बताओगे कितनी होगी? लेंथ हो गया a और ब्रेड्थ हो गई dt। तो a इंटू dt क्या चीज होगी? एरिया। मतलब dv को मैं ये लिख सकता हूं, dv को एरिया ऑफ स्ट्रिप बिटवीन T एंड T प्लस dt, एरिया ऑफ द स्ट्रिप बिटवीन T एंड T प्लस dt। ठीक है, तो सोचो, ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसमें अगर जरा सी स्ट्रिप बनाई जाए तो वो अपन को ये बताएगा कि इस t और t प्लस dt के बीच में वेलोसिटी में जो चेंज है वो कितना आया है। अब मान लो मैं एक और स्ट्रिप बनाऊं, एक और स्ट्रिप, ये ना स्ट्रिप देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ग्राफ तो ऐसा जा रहा है, देखो इस तरह का, लेकिन अपन बना तो रेक्टेंगल रहे हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा एरिया और ऐड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो dt है ना, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये dt नहीं है यार, dt तो इससे भी छोटा होता है। तो अगर इसको और छोटा बनाया जाए ना, हाँ, तो सेम आ जाता है, समझे?
तो ये वाला एरिया, अब देखना अगर इन दोनों एरिया को ऐड कर दिया जाए तो ये दोनों एरिया मिलकर क्या देंगे, यहां से लेकर यहां के बीच में कितनी वेलोसिटी में चेंज आया। अगर एक और एरिया बनाया जाए और इसको ऐड कर दिया जाए तो ये क्या देगा सबको, कि भाई इतने टाइम इंटरवल में कितना आया। अब इस लॉजिक पर अगर मैं इसी लॉजिक पर काम करूं और मान लो यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया निकाल लूं तो ये मुझे क्या देगा कि यहां T1 से T2 के बीच में वेलोसिटी में कितना चेंज आया। मतलब ये एरिया मुझे दे सकता है वेलोसिटी एट टाइम T2 माइनस वेलोसिटी एट टाइम T1, है ना। मतलब T1 टाइम की वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस T2 टाइम की वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी दे सकता है। मतलब एरिया इज इक्वल टू मुझे देगा V माइनस यू, है ना। तो लिख लो कि द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, the area under acceleration time graph gives us the change in velocity in a particular time interval। आया, समझ में आया। चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा था ये एक्सेलरेशन है वेरिएबल, मैं बात करता हूं ऐसे केस की यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। मान लो ये तो वेरिएबल है ना, इसके लिए तो लिख लिया। मान लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, मतलब यहां पर लिखते हैं केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस हो तो सोचो ग्राफ कैसा बनेगा। अब कांस्टेंट है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये वाला ग्राफ है, जो ऊपर वाला है ना उसका एरिया अगर अपन निकालेंगे तो उस एरिया को पॉजिटिव एरिया कहेंगे। अगर नीचे वाला निकालेंगे तो इसको निगेटिव एरिया। वैसे एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर जो एरिया ऊपर रहता है वो होता है पॉजिटिव एरिया, जो एरिया नीचे होता है वो होता है निगेटिव एरिया। अब मान लो केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की जाए, यदि कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्ट्रेट आएगा। मैंने मान लो ये ग्राफ बनाया, ग्राफ तो ऐसे पूरा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है ना, चलता ही जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t के बारे में बात की, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है a। अब ये बताओ कि ये जो एरिया होगा, ये फिगर क्या दिख रही है तुमको यहां से यहां तक, बताओ कैसी फिगर है ये वाली रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए कितना, a इंटू टी। लेकिन ये एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब
t टाइम पर जो वेलोसिटी है माइनस 0 टाइम पर जो वेलोसिटी है। तो अपन कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं मानते कि 0 पर वेलोसिटी 0 ही है, क्योंकि ना t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है वो टाइम जब से हमने देखना शुरू किया है। ठीक है, तो जब हमने देखना शुरू किया तो हो सकता है पार्टिकल चल ही रहा हो, तो हम कहेंगे यार t इज इक्वल टू 0 पर कुछ वेलोसिटी है, उसको अपन u मान लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो है मान लो u, और t इज इक्वल टू t पर जो वेलोसिटी है वो है v। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं v माइनस u, है ना। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या आ गया, ये है अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह से अगली क्लास में अपन लोग ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और उससे एक और इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन इस पर सवाल करेंगे, फिर करेंगे मोशन अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और हंसते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हर परीक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने